हमारे स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BHDC 107 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है 5 साल के PY के अकॉर्डिंग। जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लिया गया है और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उनको लिया गया है। और ये वीडियो और ये नोट्स आपके जून एग्जाम 2026 के लिए, दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप लोगों ने इस नोट्स को अभी तक परचेस नहीं किया, व्हाट्सएप से परचेस कर लीजिए और मेरे साथ आप लोग रिवाइज कीजिए। और चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। और कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्ट इंस्टा में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र आखिर क्या है। अगर ये नहीं समझेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र वह काव्य सिद्धांत है जिसमें पश्चिमी विद्वानों द्वारा काव्य की प्रकृति, उद्देश्य, तत्व, भाषा, शैली तथा सौंदर्य का अध्ययन किया गया है। क्या सौंदर्य का अध्ययन किया गया है, उसके बारे में एनालिसिस किया गया है। तो जैसे मान लो कौन कौन आके इसमें कवि होंगे, प्लेटो थे, है ना, प्लेटो। ठीक। और भी कई है आपको दिखा, अरस्तु जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है, अरस्तु, है ना, लॉन्जाइन। ठीक। और विलियम वर्ड्सवर्थ नाम सुनिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इस तरह से मैथ्यू ऑर्नर। ये सब क्या है भाई, पाश्चात्य काव्य शास्त्र ये कवि है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के। ठीक। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कहाँ के कवि है। अब देखिए क्वेश्चन सबसे पहला आपसे पूछा गया है, अरस्तु और प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक क्या कीजिए, विवेचन कीजिए। इन दोनों का क्या, इन दोनों उन्होंने विचार जो दिया, इन दोनों ने सिद्धांत जो दिया, इन दोनों का क्या मकसद है। ठीक है, दोनों का क्या करना है, एक विचार तुलना करना है। ठीक है, चलिए। प्लेटो और अरस्तु दोनों यूनानी दार्शनिक थे तथा दोनों ने काव्य के संबंध में अनुकरण सिद्धांत दिया, लेकिन दोनों के विचारों में काफी अंतर है। प्लेटो ने कला और काव्य को वास्तविकता की नकल माना, लेकिन अरस्तु ने इसे सृजनात्मक प्रक्रिया माना, है ना। तो दोनों का अलग अलग विचार था। प्लेटो के जो विचार है समझिए, प्लेटो के अनुसार यह संसार स्वयं परम सत्य की छाया है। क्या कह रहे हैं कि यह खुद भगवान ईश्वर का क्या है, छाया है यह संसार। और काव्य और कला इस संसार की नकल करते हैं, इसलिए वे सत्य से 3 गुना दूर है। उन्होंने कवियों को समाज के लिए हानिकारक माना कि क्या। ठीक। और प्लेटो के अनुसार काव्य मनुष्य की भावनाओं को भटकाता है। उन्होंने आदर्श राज्य के कवियों को बाहर करने की बात कही। और अरस्तु के विचार देखिए। अब अरस्तु ने अनुकरण को स्वाभाविक मानवीय प्रकृति माना। उनके अनुसार काव्य केवल नकल नहीं बल्कि जीवन का कलात्मक क्या है, पुनर्सृजन है। काव्य मनुष्य को आनंद और शिक्षा दोनों देता है। अरस्तु ने त्रासदी के माध्यम से कैथारसिस अर्थात भावों के शुद्धिकरण की बात कही। उन्होंने छवि कवि को समाज का उपयोगी व्यक्ति माना। तुलनात्मक अंतर, प्लेटो काव्य को हानिकारक मानते हैं, अरस्तु उपयोगी। प्लेटो अनुकरण को साधारण नकल मानते हैं, अरस्तु रचनात्मक प्रक्रिया। प्लेटो भावनाओं को गलत मानते हैं, अरस्तु उन्हें आवश्यक मानते हैं। प्लेटो दृष्टिकोण को नैतिक मानते हैं जबकि अरस्तु कलात्मक। तो ये है, आप लोग तुलना कर लिए। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने काव्य की व्याख्या अलग अलग दृष्टि से की। प्लेटो ने काव्य की आलोचना की जबकि अरस्तु ने काव्य को सम्मान दिया। ठीक, इस तरह से बात है। आधुनिक साहित्य में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उदात्त की अवधारणा के विभिन्न आयामों पर प्रकाश कीजिए, डालिए। उदात्त का क्या मतलब भैया, उदात्त का मतलब होता है महान, ऊंचा, प्रभावशाली। साहित्य में उदात्त वह तत्व है जो पाठक के मन में आश्चर्य, प्रेरणा और गहरी भावनाएं उत्पन्न करे। यूनानी आलोचक लॉन्जाइन लॉन्जाइनस ने अपने ग्रंथ ऑन द सबलिम में उदात्त की क्या की चर्चा की। उदात्त के प्रमुख आयाम, पहला तो महान विचार,
लेखक के विचार ऊंचे और गंभीर होने चाहिए। साधारण विषय उद्धत नहीं बनते नहीं बन सकते। तीव्र भावनाएं, रचना में गहरी अनुभूति होनी चाहिए। कृत्रिम भाव उदात्त नहीं बनते। भाषा की गरिमा, भाषा प्रभावशाली और ऊर्जावान हो। शब्दों का चयन श्रेष्ठ होना चाहिए। अलंकार का उचित प्रयोग, अलंकार रचना की सुंदरता बढ़ाते हैं। अत्यधिक अलंकार उदात्तता को कम कर सकते हैं। वाक्य विन्यास की शक्ति, वाक्य प्रभावशाली और लयपूर्ण होने चाहिए। शैली पाठक पर गहरा असर डाले। उदात्त के प्रभाव, पाठक के मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है। रचना यादगार बन जाती है। साहित्य में गरिमा और श्रेष्ठता आ जाती है। दोष, इसका क्या दोष है? शब्दांबर, कृत्रिमता और अत्यधिक भावुकता। उदात्त साहित्य का एक महत्वपूर्ण क्या है, गुण है, यह केवल भाषा की सुंदरता नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं की महानता है। लॉन्जाइनस के अनुसार सच्चा उदात्त वही है जो पाठक के मन को ऊंचाई तक पहुंचा दे। क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा की संकल्पना के स्वरूप और प्रकृति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, काव्य भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है ना। उन्होंने कृत्रिम और अलंकृत भाषा का विरोध किया तथा सामान्य लोगों की भाषा को काव्य के रूप में क्या किया भैया, उपयुक्त माना। तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार क्या है, काव्य धारा संबंधी विचार देखा जाए तो सामान्य भाषा का समर्थन करता है ये। कविता की भाषा आम जनता की भाषा होनी चाहिए, वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ। ग्रामीण जीवन की भाषा अधिक स्वाभाविक होती है। कृत्रिमता का विरोध, उन्होंने अत्यधिक अलंकार युक्त भाषा को अस्वीकार किया, ठीक। और सरलता और स्वाभाविकता पर क्या किया, बल दिया। स्टूडेंट सोचेंगे सर ये कृत्रिमता का मतलब आपने नहीं बताया, कहीं ये डाउट उन लोग के मन में होगा। तो कृत्रिमता का मतलब होता है बनावटी चीज है, ठीक है, जो रियलिटी नहीं होता है, समझ में आ गया, जो असली नहीं होता बल्कि बनाया गया हो, वही क्या होता है, कृत्रिम होता है। और उसका गुण क्या है, होता है कृत्रिमता। समझ गए। तो उन्होंने अत्यधिक अलंकार युक्त भाषा को क्या क्या अस्वीकार किया, सरलता और स्वाभाविक पर बल दिया। भावनाओं की प्रधानता, कविता तीव्र भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति है। भाषा भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। प्रकृति से संबंध, उनकी भाषा प्रकृति और मानव जीवन से जुड़ी हुई है। सरल भाषा के माध्यम से गहरी अनुभूति प्रकट होती है। काव्य भाषा की विशेषता, सरलता और सहजता। भावपूर्ण अभिव्यक्ति, लोक जीवन से निकटता। आलोचना देखा जाए तो कुछ आलोचकों ने कहा कि कविता और सामान्य भाषा में अंतर होना चाहिए, है ना। कॉलरिज ने भी वर्ड्सवर्थ के कुछ विचारों का विरोध किया और इनका महत्व देखिए। वर्ड्सवर्थ ने कविता को आम जनता से जोड़ा। रोमांटिक आंदोलन को नई दिशा मिली। आधुनिक कविता में सरल भाषा का विकास हुआ। वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा की अवधारणा साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन थी। उन्होंने कविता को कृत्रिमता से मुक्त कर जीवन के निकट ला दिया, ठीक है, रियलिटी को दिखाने का कोशिश किया। किसने, वर्ड्सवर्थ। इसका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 4। कॉलरिज की कल्पना संबंधी अवधारणा को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। कॉलरिज अंग्रेजी रोमांटिक काव्य धारा के प्रमुख कवि और आलोचक थे। उन्होंने कल्पना को काव्य की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति माना। उन्होंने एक कल्पना को दो भागों में बांटा, एक प्राथमिक कल्पना, दूसरा द्वितीयक कल्पना। प्राथमिक कल्पना क्या, ये भी समझिए। प्राथमिक कल्पना में यह मनुष्य की प्रकृति शक्ति है, इसके माध्यम से मनुष्य संसार को समझता है, ये सभी लोगों में ही। ये क्या प्राथमिक कल्पना है। द्वितीयक कल्पना कैसे होता है, देखिए। यह कवि रचनात्मक शक्ति है। कभी पुराने अनुभवों को नया रूप देते हैं, यह सच्ची कलात्मक सृजन शक्ति है। यहाँ पे क्या हुआ, द्वितक, मतलब कि ये खुद के मनुष्यों को छोड़ के किसी दूसरे, है ना, प्रसिद्ध खास मनुष्य के बारे में बात करते हैं, तो ये द्वितीय कल्पना हुआ, ठीक है। और फैंसी और कल्पना में अंतर, कॉलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन में भेद किया। फैंसी का मतलब है केवल स्मृति और सजावट का कार्य, इसमें नवीनता कम होती है। इमेजिनेशन क्या है, रचनात्मक शक्ति और नए अर्थ और सौंदर्य का निर्माण। कल्पना की विशेषता क्या होता है, ये सृजनात्मक बनता है, एकता स्थापित करता है, भाव और विचार का समन्वय करता है, सौंदर्य निर्माण करता है। महत्व, कॉलरिज ने कल्पना को काव्य की आत्मा माना। उनके सिद्धांत ने आधुनिक आलोचना को प्रभावित किया। रोमांटिक काव्य धारा को इसमें मजबूत मिला, आधार मिला।
कॉलरिज की कल्पना संबंधी अवधारणा साहित्यिक आलोचना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कल्पना को केवल स्वप्न नहीं बल्कि सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर भैया आपका है 5, कॉलरिज के काव्य भाषा संबंधी चिंतन का विवेचन कीजिए। कॉलरिज अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और कवि थे। उन्होंने काव्य भाषा के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। वे वर्ड्सवर्थ के मित्र थे लेकिन काव्य भाषा के कुछ विचारों से सहमत नहीं थे। कॉलरिज के अनुसार कविता भाषा सामान्य भाषा से अलग और अधिक प्रभावशाली होती है। कॉलरिज के मुख्य विचार काव्य भाषा सामान्य भाषा से भिन्न है। ठीक है, कॉलरिज का मानना था क्या था कि कविता की भाषा में विशेष सौंदर्य होना चाहिए। सामान्य बोलचाल की भाषा हर जगह कविता के लिए उपयुक्त नहीं होती। और दूसरा भाव भाव और कल्पना का महत्व। काव्य भाषा में कल्पना और भावनाओं का समन्वय आवश्यक है। केवल सरल भाषा से प्रभावित कविता प्रभावशाली नहीं बनता है ना। शब्दों का चयन किया इन्होंने। कविता में शब्दों का चयन सावधानी से होना चाहिए। उचित शब्द कविता को प्रभावशाली बनाते हैं। सही बात है। लय और संगीतात्मकता। तो काव्य भाषा में लय और मधुरता होनी चाहिए। मतलब कोई पढ़े कोई सुने, ठीक है, तो पढ़ने वाले को सुनने वाले को मजा आ जाए। संगीतात्मक भाषा पाठक को आकर्षित करती है। वर्ड्सवर्थ से मतभेद। वर्ड्सवर्थ सामान्य भाषा को कविता की भाषा मानते थे। कॉलरिज ने कहा कि कविता की अपनी अपनी अलग गरिमा होती है। महत्व देखो, कॉलरिज ने काव्य भाषा को कलात्मक दृष्टि से प्रदान किया। उनके विचारों ने आधुनिक आलोचना को प्रभावित किया। तो कॉलरिज के अनुसार काव्य भाषा केवल साधारण भाषा नहीं बल्कि कल्पना सौंदर्य और भावनाओं से युक्त हो विशेष भाषा है। उन्होंने कविता की कल्पनात्मकता को महत्व दिया है ना, महत्व दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टी.एस. इलियट के रचनात्मक अवदान का मूल्यांकन कीजिए। तो टी.एस. इलियट आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के महान कवि और आलोचक थे। उन्होंने साहित्यिक आलोचना को नई दिशा दी। उनके विचार आधुनिक आलोचना के आधार पर माने जाते हैं। इलियट के प्रमुख आलोचनात्मक सिद्धांत। परंपरा का सिद्धांत। इलियट ने कहा कि कवि को अपनी परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। नया साहित्य पुराने साहित्य से जुड़ा रहता है। निर्व्यय व्यक्तित्व का सिद्धांत। कविता में कवि की व्यक्तिगत भावनाएं सीधे नहीं आनी चाहिए। कवि को निष्पक्ष होकर रचना करनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देखा जाए तो भावों को सीधे व्यक्त करने के बजाय वस्तुओं और घटनाओं के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। इससे कविता अधिक प्रभावशाली बनती है। आलोचना का महत्व। इलियट ने आलोचना को साहित्य का आवश्यक अंग माना। आलोचक का कार्य निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। इलियट की विशेषताएं। गहन अध्ययन किया इन्होंने। तार्किक दृष्टिकोण और आधुनिकता का और परंपरा का समन्वय। प्रभाव। आधुनिक साहित्यिक आलोचना को नई दिशा मिली। नई समीक्षा पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आलोचना। कुछ लोगों ने उनके सिद्धांतों को कठिन और जटिल माना। तो टी.एस. इलियट का आलोचनात्मक योगदान आधुनिक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साहित्य को परंपरा अनुशासन और कलात्मकता से जोड़ा। टी.एस. एलियट की परंपरा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए परंपरा और प्रतिभा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। टी.एस. एलियट ने अपने प्रसिद्ध निबंध ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में परंपरा और प्रतिभा की चर्चा की। उनके अनुसार महान कवि वही है जो परंपरा और नवीनता को दोनों को क्या करे, दोनों का समन्वय करे। परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा केवल पुरानी चीजों की नकल नहीं है, यह साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान है। इलियट के अनुसार परंपरा की विशेषताएं। अतीत का ज्ञान आवश्यक है। नया साहित्य पुराने साहित्य से जुड़ा हो रहता है। प्रत्येक नई रचना पुरानी परंपरा को भी प्रभावित करती है। कवि में मौलिकता होनी चाहिए। प्रतिभा का अर्थ केवल नई बातें कहना नहीं है। सच्चा कवि परंपरा को अपनाकर नई रचना करता है। निर्व्यय व्यक्तिकता। इलियट ने कहा कि कविता में कवि का निजी जीवन प्रमुख नहीं होना चाहिए। कविता भावों का कलात्मक रूप है। परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित हुआ। साहित्य में अनुशासन और गहराई आई। आलोचना। कुछ आलोचकों ने कहा कि इससे मौलिकता सीमित हो सकती है।
इलियट की परंपरा और प्रतिभा संबंधी अवधारणा आधुनिक आलोचना का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि महान साहित्य अतीत और वर्तमान दोनों के समन्वय से बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई ए रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। आई ए रिचर्ड्स आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के प्रमुख आलोचक थे। उन्होंने साहित्य के मूल्य को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। उनके अनुसार साहित्य मनुष्य के मानसिक जीवन को संतुलित करता है। मूल्य सिद्धांत का अर्थ क्या है? अर्थ साहित्य का मूल्य साहित्य का मूल्य इस बात में है कि वह मनुष्य के मन पर क्या प्रभाव डालता है। अच्छी रचना मानसिक संतुलन स्थापित करती है। रिचर्ड के मुख्य विचार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इनका साहित्यिक भावनाओं को व्यवस्थित करता है। यह मानसिक तनाव को कम करता है। अनुभव का महत्व साहित्यिक पाठक को गहरा अनुभव प्रदान करता है। अनुभव जितना व्यापक होगा साहित्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। संतुलन का सिद्धांत तीसरा क्या संतुलन का सिद्धांत? श्रेष्ठ साहित्य विभिन्न भावनाओं में संतुलन स्थापित करता है। नैतिक मूल्य किसका देखें तो साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक विकास भी करता है। साहित्य का महत्व मानसिक शांति प्रदान करता है, संवेदनशीलता बढ़ाता है और जीवन का समझ विकसित करता है। ठीक है, तो ये सब जरूरी भी नहीं है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, व्हाट्सएप से पीडीएफ परचेज कर लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ का अभिप्राय क्या है? रिचर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, समझ में आ रहा है, इसीलिए स्पष्ट कीजिए। तो आई ए रिचर्ड्स आधुनिक अंग्रेजी आलोचना के महत्वपूर्ण आलोचक थे। उन्होंने भाषा और अर्थ के संबंध में नए विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार साहित्य में शब्दों का अर्थ केवल शब्दकोशीय अर्थ नहीं होता बल्कि उसका संबंध भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों से भी होता है। अर्थ का अभिप्राय देखिए इसमें, रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ वह प्रभाव है जो शब्द पाठक के मन में उत्पन्न करते हैं। किसी शब्द का अर्थ केवल उसका सीधा मतलब नहीं बल्कि उससे जुड़ी भावना और संकेत भी होते हैं। रिचर्ड्स के अनुसार अर्थ के 4 प्रकार होते हैं। एक सेंस, शब्द का सामान्य या फिर सीधा अर्थ, इससे वस्तु या फिर विचार की जानकारी मिलती है। दूसरा फीलिंग, शब्दों से उत्पन्न भावना, यह लेखक की मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। तीसरा टोन, लेखक का पाठक के प्रति दृष्टिकोण, भाषा के माध्यम से सम्मान, व्यंग, प्रेम आदि प्रकट होते हैं। इंटेंशन, लेखक का उद्देश्य, लेखक क्या संदेश देना चाहता है, यही अभिप्राय है। महत्व, साहित्य की गहरी समझ विकसित होती है, पाठक केवल शब्द नहीं बल्कि भाव भी समझ पाता है। आलोचना को नया मनोवैज्ञानिक आधार मिला। ठीक है, उदाहरण, यदि कोई कवि अंधकार शब्द का प्रयोग करता है तो उसका अर्थ केवल रात नहीं बल्कि दुख, निराशा और या फिर भय भी हो सकता है। तो रिचर्ड के अर्थ को व्यापक रूप में समझाया। उनके अनुसार साहित्य में शब्द केवल सूचक नहीं होते बल्कि भावनाएं और अनुभव भी व्यक्त करते हैं। इस प्रकार उनका अर्थ सिद्धांत आधुनिक आलोचना में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 है, नई समीक्षा पर प्रकाश डालिए। रिपीटेड क्वेश्चन, नई समीक्षा आधुनिक साहित्य आलोचना की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ। इस पद्धति में रचना के भीतर के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। नई समीक्षा का क्या मतलब है? तो नई समीक्षा वह आलोचना पद्धति है जिसमें लेखक के जीवन, इतिहास और समाज की बजाय केवल रचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख आलोचक कौन है? टी.एस. इलियट, आई ए रिचर्ड्स, कुलीनथ क्लिनथ ब्रुक्स, जॉन क्रो रेनसम। ठीक, तो नई समीक्षा की विशेषता ये पाठ केंद्रित अध्ययन है ना। नई समीक्षा ये किस तरह से पाठ केंद्रित अध्ययन है, इसमें केवल रचना पर ध्यान दिया जाता है और बाहरी तथ्यों को महत्व नहीं दिया जाता। दूसरा, भाषा और शैली का इसमें महत्व है। शब्द, प्रतीक, बिंब और अलंकार का अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा, एकता का संरचना, रचना के सभी तत्व मिलकर एकता उत्पन्न करते हैं। भावनात्मकता का विरोध, व्यक्तिगत भावनाओं की अपेक्षा कलात्मकता को इसमें महत्व दिया जाता है। उपलब्धियां, साहित्यिक आलोचना को वैज्ञानिक आधार मिला और कविता के सूक्ष्म अध्ययन की परंपरा विकसित हुई। भाषा और संरचना का महत्व बढ़ा। सीमाएं, सामाजिक और ऐतिहासिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है, लेखक के जीवन को महत्व नहीं देना। हिंदी साहित्य में प्रभाव, नई समीक्षा का प्रभाव हिंदी आलोचना पर भी पड़ा। हिंदी में नामवर सिंह आदि आलोचकों ने इसे आगे बढ़ाया। नई समीक्षा ने साहित्यिक आलोचना को नई दिशा दी। इसने रचना की भाषा, संरचना और कलात्मकता पर विशेष बल दिया।
आधुनिक आलोचना में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 है, शास्त्रीयता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया गया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। शास्त्रीयतावाद साहित्य और कला की वह विचारधारा है जिसमें नियम, संतुलन, अनुशासन और आदर्शों को महत्व दिया जाता है। इसका आधार यूनानी और रोमन साहित्य है। शास्त्रीयवाद का क्या अर्थ है भाई? शास्त्रीयवाद वह साहित्यिक दृष्टिकोण है जिसमें बुद्धि, मर्यादा, संतुलन को प्रमुख माना जाता है। प्रमुख विशेषता इसमें क्या है? नियमों का इसमें पालन किया जाता है, संतुलन और संयम देखा जाता है, ठीक है। तीसरा आदर्शवाद, चौथा स्पष्टता और पांचवा इसमें अनुकरण। प्रमुख शास्त्रीय लेखक है अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, पोप, ठीक है। इसका प्रभाव देखिए, शास्त्रीयता का प्रभाव साहित्य में अनुशासन और व्यवस्था आई, कला में संतुलन और सौंदर्य का विकास हुआ। सीमाएं क्या भाई? अत्यधिक नियमों के कारण मौलिकता कम हो सकती है, कल्पना और भावनाओं की उपेक्षा होती है इसमें। तो शास्त्रीयवाद क्या है? साहित्य की महत्वपूर्ण विचारधारा है। इसने साहित्य को अनुशासन, स्पष्टता और आदर्शवाद प्रदान किया। आधुनिक साहित्य में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट्स 12, जादुई यथार्थवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हिंदी कहानी पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। जादुई यथार्थवाद आधुनिक साहित्य की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसमें यथार्थ और कल्पना का ऐसा मिश्रण होता है जिसमें असाधारण घटनाएं भी समाने लगती है। जादुई यथार्थवाद का अर्थ जब वास्तविक जीवन के साथ जादुई या फिर अलौकिक घटनाओं का स्वाभाविक रूप से वर्णन किया जाए, उसे जादुई यथार्थवाद कहते हैं। प्रमुख विशेषताएं: यथार्थ और कल्पना का मिश्रण, अलौकिक घटनाओं का सामान्य रूप में चित्रण, लोक कथाओं और मिथकों का प्रयोग, सामाजिक यथार्थ की प्रस्तुति। प्रमुख लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज, सलमान रसुदी, ठीक है, सलमान रुश्दी। और हिंदी कहानी का क्या प्रभाव? इसमें नए शैली का विकास हुआ, सामाजिक समस्याओं की प्रस्तुति, लोक संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला, कल्पना में वृद्धि हुई। सीमाएं: कभी कभी कहानी जटिल हो जाती है, सामान्य पाठक के लिए समझना कठिन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रमुख उत्तर आधुनिक विचारकों का विचार परिचय दीजिए, ठीक है। तो उत्तर देखो, उत्तर आधुनिकता, आधुनिक क्या है? उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता के बाद की क्या है? विचारधारा है ना। यह परंपरागत नियमों, निश्चित सत्यों और एकमात्र विचारधारा का क्या करती है? विरोध करती है। उत्तर आधुनिक विचारों ने साहित्य, समाज, संस्कृति और भाषा को नए दृष्टिकोण से समझाया। प्रमुख उत्तर आधुनिक विचार: जाक देरिदा, मिशेल फुको, जा फ्रांसवा लयोतार, रोला बार्थ, जा ब्रोदिया। उत्तराधुनिकता की विशेषताएं: निश्चित सत्य का विरोध होता है, इसमें विविधता और बहुलता का समर्थन, परंपरागत नियमों का विरोध और भाषा और प्रतीकों पर इसमें जोर देता है। प्रभाव: साहित्य में नए प्रयोग बढ़े, हाशिए के वर्गों को महत्व मिला, आलोचना के नए रूप विकसित हुए। त्रासदी की अवधारणा को भैया स्पष्ट कीजिए। तो त्रासदी साहित्य की क्या है? हिंदी महत्वपूर्ण विद्या है। इसमें किसी महान व्यक्ति के जीवन में दुखद घटनाओं का चित्रण किया जाता है, जिससे पाठक के मन में करुणा और भय उत्पन्न होता है कि नहीं। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोइटिक्स में त्रासदी की व्याख्या की। त्रासदी का अर्थ है, त्रासदी वह नाट्य या फिर साहित्य रचना है जिसमें नायक किसी दोष या फिर परिस्थिति के कारण दुखद अंत को प्राप्त करता है होता है। अरस्तु के अनुसार क्या? त्रासदी गंभीर और पूर्ण कार्य की कहनात्मक अनुकृति है। त्रासदी के प्रमुख तत्व क्या है भाई? कथानक, है ना। पहला कथानक, त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण ये तत्व है। दूसरा चरित्र है, तीसरा करुणा और भय, चौथा कैथारसिस, पांचवा भाषा और शैली, ठीक है। इसकी विशेषता है गंभीर विषय, दुखद अंत और महान नायक। तो ये सब पॉइंट है, इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। त्रासदी का महत्व, भावनात्मक प्रभाव, त्रासदी का महत्व मानव जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत करती है, नैतिक शिक्षा इसमें प्रदान करती है और भावनात्मक संतुलन उत्पन्न करती है। अब उसका शॉर्ट नोट्स है आपके लिए जो रिपीटेड है।
प्लेटो पर टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट्स। प्लेटो यूनान के महान दार्शनिक थे, ये तो हम लोग चर्चा भी किए थे, ठीक है। तो ये लोग आप ये वीडियो को रोक कर देखिए। अगला है टिप्पणी वस्तुनिष्ठ सहसंबंध पर टिप्पणी कीजिए, ये सब हो चुका है। कल्पना और फैंटेसी पर टिप्पणी कीजिए, ठीक। आलोचनात्मक यथार्थवाद पर टिप्पणी कीजिए, ये सब टिप्पणी वाला है। तार सप्तक पर टिप्पणी कीजिए। वाग्विदता पर क्या की टिप्पणी कीजिए। काव्य प्रयोजन पर टिप्पणी कीजिए। निर्भय व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जल्दी से इनका प्रिपरेशन कीजिए और व्हाट्सएप से ये नोट्स आप लोग परचेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाइनीज प्लेसों बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।